हेलो गाइज, वेलकम टू माय ऑनलाइन इंजीनियर स्टडी पॉइंट। मैं राम कुमार। आज हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि किस तरह के प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं जुलाई 2019 सीटेट में पूछे गए पेडागोगी के कुछ प्रश्नों का। पेपर 1 to 5 के लिए जो प्रश्न पूछे गए हैं 2019 में 7 जुलाई 2019 को, उन प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपका है, जूम कर देते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि जेंडर क्या है। एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है। देखिए, जेंडर का इंग्लिश जो है जेंडर मतलब सेक्स, लिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो लिंग कैसी संरचना है? यह एक सामाजिक संरचना है। कैसी संरचना है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक कैसी संरचना है? सामाजिक संरचना, यानी कि इसका डी जो है वह करेक्ट आंसर है। 4 नंबर इसका सही उत्तर होगा। तो जेंडर कैसी संरचना है? तो यह एक सामाजिक संरचना है। प्रश्न नंबर 2 देखिए ध्यानपूर्वक। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। सबसे पहले विकास होता है शरीर का। सबसे पहले विकास का होता है शरीर का। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और सौ। ऑप्शन नंबर 2 शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ऑप्शन 3 है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और सौ। ऑप्शन नंबर 4 शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक और संवेगात्मक। सबसे पहला विकास होता है शरीर का विकास होता है। सबसे पहला विकास क्या होता है? शरीर का विकास होता है, यानी कि शारीरिक होगा। दूसरा संज्ञान, शरीर की वृद्धि के साथ साथ संज्ञान में भी वृद्धि होती है। संज्ञान में वृद्धि होती है, समाज के साथ अंतःक्रिया करने लगता है, और फिर किसी अवस्था आते थे संवेग में भी विकास हो जाता है, यानी कि सेकंड नंबर इसका सही आंसर है। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, उसके बाद संवेगात्मक विकास, यही है विकास के व्यापक आयाम। प्रश्न नंबर 3, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सीटेट में से 2 प्रश्न भी सही हो सकते हैं, 3 भी और 2 या 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन आपको चूज करना है जो सबसे सही है, इसलिए चारों ऑप्शन को पढ़ना आवश्यक है। चलिए देखते हैं 3 नंबर प्रश्न क्या है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बुद्धि बहुआयामी है। बिल्कुल सही बात है, बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योजनाएं शामिल है। 1 नंबर तो सही है। ये 2 नंबर देखते हैं। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने योग्य है। तो 2 नंबर तो गलत है। बुद्धि अभिसारी नहीं होता है, अपसारी होता है। बुद्धि अभिसारी नहीं होता है, अपसारी होता है। अभिसारी का मतलब होता है बंद अंत वाला, और अभिसारी का अंत, अपसारी का अंत होता है मुक्त अंत वाला। तो बुद्धि कैसा है? मुक्त अंत वाला है। हम लोग बुद्धि के माध्यम से अमूर्त चीज़ों को सोच सकते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक चीज़ों को सोच सकते हैं, इसलिए 2 नंबर तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 4, बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण तक शामिल है। बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है, बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जैसे स्मरण तर्क शामिल होते हैं। सही है, लेकिन सबसे करेक्ट आंसर जो आपका है वह 1 नंबर है कि बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न दी जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है, यानी 3 का नंबर 1 नंबर आंसर सही है। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है? 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण है? 4 नंबर का प्रश्न है प्राथमिक समाजीकरण। तो किसी भी बालक का पहला समाज जो होता है वह परिवार होता है। पहला समाज क्या होता है? यानी सारी चीज़ों को सीखता है पहले परिवार से ही। तो पहला समाज होता है, पहला होता है परिवार, पहला होता है परिवार, पहला परिवार, पहला परिवार होता है। दूसरा दूसरा होता है विद्यालय, और उसके बाद बाह्य दुनिया। यानी कि पहला पूछा जाए तो पहला कौन सा होगा? परिवार। परिवार ऑप्शन नहीं रहेगा तो पास पड़ोस। यहाँ पे परिवार ऑप्शन दिया हुआ है 2 नंबर में, यानी 4 नंबर का आंसर क्या होगा?
2 नंबर, 4 का 2 करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 5, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। जीन पियाजे के बारे में हम लोगों ने थ्योरी पढ़ चुके हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। मात्रा में भिन्न नहीं होती, मात्रा में भिन्न नहीं होता है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, क्योंकि बच्चे भी सोचते हैं, बड़े भी सोचते हैं। बच्चे का सोचने का तरीका एक अलग है और बड़ों का अलग है, यानी कि मात्रात्मक रूप से बराबर हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन गुणात्मक रूप से अलग होते हैं। किसी अन्य चीज़ के बारे में बच्चे सोचते हैं और बड़े व्यक्ति किसी अन्य चीज़ के बारे में सोचते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा, 5 का जो राइट आंसर होगा वो 1 नंबर होगा। बच्चे सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होते हैं। एक सेकंड, 5 का 1 नंबर। चलिए, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे साहब का ही है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कैसी अवस्था है? अनुकरण करने की अवस्था है। हम कुछ बोलते हैं, उन बातों को दोहराने का प्रयास करते हैं बच्चे, अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, किसी शब्द को दोहराने का प्रयास करते हैं, उसको बोलने का प्रयास करते हैं। इस 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का नंबर 1 ऑप्शन सही है। विचारों का अनुकरणीय, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का लक्षण है। प्रश्न नंबर 7, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए पुरस्कृत या दंडित करना। बिल्कुल नहीं, दंडित करना ही नहीं है। एनसीएफ 2005 जो हम लोग को बताती है, एनसीएफ 2005 क्या है कि बच्चे को दंड नहीं दे सकते। एनसीएफ 2005 क्या बोलता है कि बच्चे को दंड नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। 2 नंबर सही है। और आगे देखिए ऑप्शन 3 क्या है, बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। केवल शब्द नेगेटिव होता है। केवल शब्द जो है नेगेटिव होता है सीटेड में, ठीक है, इसलिए 3 नंबर आंसर नहीं होगा। नंबर 4, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता पर निर्धारित और सीमित होती है। सीमित शब्द यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर कौन सा होगा? तो 7 का आपका आंसर होगा 2 नंबर। 2 नंबर करेक्ट आंसर है, क्योंकि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित, और स्वाभाविक रूप से प्रेरित होंगे, खुद से प्रेरित होंगे तो वह करके सीखेंगे और क्या होगा, सक्रिय रूप से सीख पाएंगे। इसलिए सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। यानी कि 7 का 2 नंबर आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रगतिशील शिक्षा। गिजू भाई, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारक के रूप में, सक्रिय अन्वेषक के रूप में। देखिए, बच्चे खाली स्लेट के रूप में होते हैं, ये ऑप्शन सही है, लेकिन छोटे वयस्क ये गलत है। निष्क्रिय रूप से तो सीख ही नहीं पाएंगे, 3 भी गलत है। 4 नंबर जो है सक्रिय, बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं,
किस रूप से सीखते हैं? सक्रिय रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी कि 4 नंबर जो है इसका सही आंसर है। बच्चे सक्रिय रूप से सक्रिय अन्वेषक होते हैं, सक्रिय जिज्ञासु होते हैं, सक्रिय रूप से वह किसी चीज़ को सीखते हैं। यह प्रगतिशील शिक्षा का लक्षण है। यानी प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे क्या होते हैं? बच्चे बाल केंद्रित होता है, बच्चे को केंद्र में रखा जाता है, बच्चे को सक्रिय किया जाता है, उसके बाद शिक्षा दी जाती है। यह है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को इस रूप से देखा जाता है, यानी कि सक्रिय अन्वेषक के रूप में इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेब वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधी गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निश्चित गतिविधि है। वाइगोत्स्की साहब का नाम जब भी आए सीधा मार देना है सामाजिक। सामाजिक और सांस्कृतिक जो नियम दिए हैं, कितने दिए हैं? वाइगोत्स्की साहब ने दिए हैं। तो 9 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, सामाजिक गतिविधि है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, जीन पियाजे साहब इन्होंने 4 रूल दिए थे। ऑप्शन नंबर 1 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सिखाया जा सकता है। ऑप्शन 2, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन 3, पर्यवेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। 3 नंबर भी सही है। नंबर 4, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। देखिए ऑप्शन 3 और 4 सही, लेकिन यहाँ बोला है कि जीन पियाजे के अनुसार। पियाजे साहब का कहना था कि सक्रिय रूप से संरचित सीखते हैं। ठीक है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं और वो उस अनुसार से सीखते हैं। यानी कि 2 नंबर जो है 10 का 2 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक परिष्कृत चालक विकास, अपरिष्कृत चालक विकास। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन 2 है शीर्षगामी अधोगामी। ऑप्शन 3 है अधोगामी शीर्षगामी। ऑप्शन नंबर 4 अपरिष्कृत चालक विकास और परिष्कृत चालक विकास। देखिए किसी भी बालक में विकास जो होता है नीचे से ऊपर की ओर होता है, इसको बोलते हैं अधोगामी शीर्षगामी। ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है? अपरिष्कृत स्थूल। देखिए 3 नंबर भी आंसर सही है, लेकिन यहाँ स्पष्ट करा कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत यानी कि सूक्ष्म चालक विकास, इसलिए इसका यहाँ 11 का आंसर जो है 4 सही हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 बाल्यावस्था की समाप्ति। ऑप्शन 2 किशोरावस्था। ऑप्शन 3 मध्य बाल्यावस्था। ऑप्शन 4 है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। बोल रहा कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। तो कौन पहल करता है? वयस्कता की पहल कौन करता है? जब किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो वयस्कता की पहल करने लगता है, यानी कि वयस्कता की ओर जीवन आगे बढ़ जाता है, क्योंकि 12 से 18 वर्ष की अवस्था जो है वो किशोरावस्था है। जैसे किशोरावस्था खत्म होता है वो वयस्क अवस्था में प्रवेश कर जाता है। इसका 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 12 का राइट आंसर 2 होगा, किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 13, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती है, ठीक है, उन्हें शामिल कर उसका संचय करना चाहिए। ऑप्शन 2 उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन 3 उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन 4 उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान नहीं देना चाहिए ये नेगेटिव वर्ड है, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बोल रहा है प्रारंभिक कक्ष में। प्रारंभिक कक्ष में यानी कि 5 और 6 वर्ष के बालक विद्यालय आते हैं, तो वह ऑटोमेटिकली है कि वह क्या है, और पूर्णतः
कुछ न कुछ अनुभव लेके आएंगे, उसको अगर नेगलेक्ट करेंगे वह सीखने के लिए वह निष्क्रिय हो जाएंगे और डरे सहमे रहेंगे और फिर शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, इसलिए 4 नंबर तो नहीं होगा। उसकी उपेक्षा करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, ये भी गलत बात है। उसे अस्वीकार कर देंगे, ये भी गलत है। इसका आंसर 1 नंबर सही है। 13 का 1 नंबर सही आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ऑप्शन 2 यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, ऑप्शन 3 सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, ऑप्शन 4 दंड और आज्ञापन अभिविन्यास। देखिए प्रश्न नंबर 14 में क्या कहता है कि वह दवाई चोरी कर रहा है, लेकिन किसके लिए? अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए। 2 कंडीशन है। चोरी कर रहा है तो चोरी में उसको दंड मिल सकता है, और वो चोरी कर लेता है तो अपनी पत्नी की जान बचा सकता है। तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क, यानी कि 4 नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, चलिए ध्यान से देखिए प्रश्न। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की साहब का क्या कहना है? जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, किसी काम को करते हैं तो खुद से बातें करते हैं, काम करने लगते हैं। आपने बच्चों को भी बहुत बार देखा होगा कि बच्चे जो हैं खेल खेल में खुद से खेल रहे हैं और खिलौना से बातें भी कर रहे हैं। उसको वाइगोत्स्की साहब क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है समस्यात्मक वार्ता, ऑप्शन नंबर 2 अहं केंद्रित वार्ता, ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिगत वार्ता, ऑप्शन नंबर 4 भ्रांत वार्ता। देखिए इसमें 2 आंसर सही है। अहं केंद्रित वार्ता जिन पियाजे साहब कहते हैं अहं केंद्रित वार्ता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की साहब का मानना है यह व्यक्तिगत वार्ता है, इसलिए 3 नंबर जो है इसका होगा राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की के अनुसार। और यहीं पे वैज्ञानिक अगर यदि जिन पियाजे साहब का उच्चारण किया होता तो इसका आंसर बी हो जाता, अहं केंद्रित वार्ता। चलिए खिलौने, पहनावे की वस्तु, घरेलू सामग्री, व्यवसाय एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जैसे कि ये गुड़िया है, ये गुड़िया लड़की खेलेगी, ये बैट बॉल है तो लड़का खेलेगा। इस तरह के कुछ घर में जो घरेलू सामान होता है, जैसे कि कुछ बर्तन वगैरह पड़ा हुआ है, बोलेंगे ये लड़कियों का काम है खाना बनाना, इस तरह का शब्द का उच्चारण करते हैं तो यह क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान, जेंडर सिद्धांत, जेंडर रूढ़िवादिता। देखिए ये रूढ़िवादिता शब्द है कि घर में औरत ही खाना बनाएगी, लड़कियां ही खाना बनाएगी, घर के काम लड़कियां करेगी, बाहर का काम लड़का का करने का है। इस तरह का शब्द जो है, इस तरह का शब्द क्या है? रूढ़िवादिता है। क्या है? रूढ़िवादिता, यानी कि 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन प्रश्न नंबर 17, एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। ऑप्शन नंबर 2 वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तुलना तो बिल्कुल नहीं करना है, 2 नंबर तो ऐसे ही गलत हो गया, तुलना बिल्कुल नहीं करना है। वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, ये भी गलत बात कि वो जो उच्च वर्ग के हैं उनको बढ़ावा देंगे, जो निम्न वर्ग के जो गरीब उनको बढ़ावा नहीं देंगे, ये गलत बात है। ऑप्शन 3 भी गलत हो गया। 4 नंबर क्या बोल रहा है? वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। अनदेखी नहीं करना है, सारे चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। 1 नंबर इसका सही उत्तर है। यह संप्रेषित करे कि कक्ष में सभी संस्कृति
सभी संस्कृति का सम्मान करता है एवं महत्व देता है, तब बच्चे सही तरह से सीख पाएंगे। क्योंकि बच्चे किस अवस्था से आए हैं, किस समुदाय से आए हैं, वह बच्चा का मैटर नहीं करता। बच्चा करता है कि आप उन सभी चीज़ों को शिक्षक क्या करें, एक्सेप्ट करें और फिर उसको एक समावेशी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाएं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि RT 2009 किसकी वकालत करता है? यानी 2009 जो शिक्षा का अधिकार आया था, शिक्षा का अधिकार 2009 में जो आया था, उसके अनुसार क्या है, क्या वकालत करता है, क्या कहना है कि मुख्य धारा शिक्षा, समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या पृथकीकरण शिक्षा? तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। RT 2009 में आया हुआ था ये रूल कि बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाए, तो बच्चों को समावेशी शिक्षा दी जाए। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, मतलब प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं। सारे बच्चों को अब एक साथ एक ही विद्यालय में बैठा करके शिक्षा दें ताकि किसी बच्चे में हीन भावना पैदा ना हो, यानी कि इसका 3 नंबर जो है सही आंसर है। प्रश्न नंबर 19 क्या है 19 प्रश्न में, डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो? बहुल सांस्कृतिक शिक्षा ऑप्शन 2, समावेशी शिक्षा ऑप्शन 3, मुख्यधारा शिक्षा ऑप्शन 4, विशेष शिक्षा। प्रश्न फिर से ध्यान से देखिए कि डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। नियमित विद्यालय में समान शिक्षा, अभी तुरंत चर्चा किए कि वैसा विद्यालय जहाँ पे सारे बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाए, जो विशिष्ट बच्चे हो, कमजोर बच्चे हो, सामान्य बच्चे हो, उसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। यानी कि इसका 19 नंबर का 2 नंबर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है? सीटेट में अभी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है कि नेगेटिव वर्ड नहीं है, ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? अन्वेषक एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। कंठस्थीकरण तो करना ही नहीं है, रट्टू तोता बनाना ही नहीं है, NCF 2005 भी कहता है और RT 2009 भी कहता है। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, ये सही है। निर्देश एवं संचालन, नेगेटिव, ये नेगेटिव वर्ड ही खोजना था, तो नेगेटिव वर्ड यहाँ क्या है, यहाँ कंठस्थीकरण और स्मरण, यही इसका नेगेटिव वर्ड है, ये इसका नेगेटिव वर्ड है, यानी कि 2 नंबर इसका नेगेटिव खोजना था, इसलिए ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं को के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? चलिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के एक प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक बार सीटेट में, चाहे 1 to 5 हो या 6 to पेपर 1 या पेपर 2, सही पेपर में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न इस तरह का पूछे जाते हैं EVS में, इन्वायरमेंट स्टडी में, और एक प्रश्न पेडागोजी में पूछे जाते हैं। चलिए, इस राइट आंसर बता देते हैं। प्रतिभाशाली शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखने योग्य होता है, यानी कि एक का होगा 4। देखिए 1 का 4 कहाँ है, 1 का 4 3 जगह है, 3 नंबर ऑप्शन में भी है, 2 नंबर में भी है, 4 नंबर में भी है। तो दूसरा देखते हैं, बी का अधिगम आवश्यकता आपका हो जाएगा धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। अधिगम आवश्यकता मतलब लर्निंग में उसको दिक्कत हो रहा है, धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाएगा, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 देखिए कहाँ है, बी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ मिल गया, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि ए का 4 हो गया, प्रतिभाशाली शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखता है। ऑप्शन बी क्या है, अधिगम आवश्यकता धारा प्रवाह पढ़ने की कमी। सी नंबर है सृजनात्मकता, यानी कि सी का 2 हो जाएगा, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, बिल्कुल सोच सकता है, सृजनशील बालक है। तो डी नंबर है अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम,
इसका 3 नंबर, आसानी से विचलित होने की आदत। अवधान की कमी रहेगा, बच्चा कमजोर रहेगा तो तुरंत विचलित हो जाएगा, यानी इसका 3 नंबर जो है ये राइट आंसर है। 3 नंबर राइट आंसर 3 नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। प्रश्न नंबर 22, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से सक्रिय बोला सही है, 1 नंबर तो सही आंसर है। आगे देखते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। वे पाठशाला पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तर की नकल करते हैं। नकल करना गलत है, 4 नंबर यहाँ पे गलत है। चलिए देखिए, याद करना, रटना, रट्टू तोता गलत है, नेगेटिव वर्ड है। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता है, यानी कि 22 नंबर का 1 नंबर आंसर सही है। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सक्रिय रूप से, ये पॉजिटिव वर्ड है। सक्रिय रूप से क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि 22 का 1 नंबर सही उत्तर है। 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये सही है। पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, गलत बात है। पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, गलत बात है, यानी कि इसका आंसर 2 नंबर सही है। 24 नंबर, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। संरचनात्मक, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। ऑप्शन 2, एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 3, एक निष्क्रिय एवं व्यक्ति परक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 4, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। देखिए, प्रश्न बोलता है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण, मतलब संरचनात्मक बच्चे हैं, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार, विशिष्ट दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, सक्रिय। अभी कुछ देर पहले चर्चा हम लोग किए थे कि सक्रिय अधिगम, 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, बीच करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, गलत बात। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, ये तो सही है। चलिए और आगे देखते हैं। निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। उत्साह भंग हो जाता है, ये भी गलत वर्ड है, भंग नहीं होता है। दबाव में आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। यानी कि जब शिक्षक विद्यार्थी एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी क्या करते हैं? सीखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं, यानी इसका 2 नंबर जो है ये सही आंसर है, 2 नंबर सही आंसर है। 25 का 2 नंबर सही है। चलिए 26 नंबर प्रश्न, बच्चे की गलतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन नहीं है, क्योंकि बच्चे गलती करके ही सीखते हैं, और सीखने का एक हिस्सा है गलती। सीखने का एक हिस्सा क्या है? गलती के माध्यम से ही बच्चे सीखते हैं। प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, ये गलत है, दोनों गलत है। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि बच्चा गलती कर रहा है उसको बार बार अभ्यास करने बोलेंगे तुरंत सुधार करो, ऐसा नहीं किया जाता है। बच्चे में निराशाजनक स्थिति पैदा हो जाएगा और फिर सीखने के लिए असक्षम हो जाएंगे, फिर से उसमें उत्साह की कमी हो जाएगी। अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, बिल्कुल सही। गलतियां जो है अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, एक हिस्सा है, 4 नंबर सही आंसर है, तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। प्रश्न नंबर 27, मूल्यांकन यानी कि परीक्षा, इवैल्यूएशन। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन को डैश वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ मतलब बहुवैकल्पिक।
ऑप्शन नंबर 2, एक अलग गतिविधि के रूप में होना चाहिए, लेना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। केवल नंबरों के संदर्भ में होना चाहिए, ये गलत है। केवल शब्द हमेशा गलत होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ये सही है। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्य पर आधारित होना चाहिए। 27 का आपका आंसर 3 नंबर सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन शिक्षण